नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज हम आपको इन खबरों से रूबरू कराएंगे और सबसे पहले बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की, जहां पर ड्रग्स केस को लेकर खूब बवाल हुआ है। जहां पहले रवि किशन ने इस मुद्दे को उठाया तो वहीं राज्यसभा में जया बच्चन ने रवि किशन पर निशाना साधा, लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ लिया। और आपको ये बता दें कि जब कंगना रनौत ने जया बच्चन को खूब इस दरमियान खरी खरी सुनाई है। इसके बाद बात करेंगे पूर्व नौसेना अफसर की, जिन्होंने आज साफ तौर पर कहा कि वो अब आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं। साथ ही इस मामले में दबाव के बाद एक बार फिर से शिवसेना के आरोपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आखिर में बात करेंगे पंजाब में कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की। तो इन तमाम सारी खबरों को विस्तार से समझने की कोशिश भी करेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान। सबसे पहले राज्यसभा की बात होगी, जहां पर यह मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू हुए ड्रग्स कनेक्शन की जांच अब आगे बढ़ती जा रही है और इसकी आंच जो है सदन तक पहुंच गई है। इस मामले में नार्को टेस्ट ब्यूरो अपना काम कर रही है, तो दूसरी ओर लगातार बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। सोमवार से शुरू हुए संसद सत्र के बॉलीवुड में आपको बता दें ड्रग्स के मसले पर बवाल हो गया। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि किशन ने लोकसभा में इस मसले को उठाया, उसके बाद फिर आज राज्यसभा में जया बच्चन ने उन्हें ही घेर लिया। रवि किशन पर पलटवार करते हुए जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बाद में रवि किशन ने जया बच्चन को जवाब दिया कि उन्हें उनके समर्थन की उम्मीद थी। वो पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो चंद लोग जिनका मसला उठा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच कंगना रनौत ने भी एंट्री ले ली और जया बच्चन के बयान के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता के साथ इस तरह से बर्ताव किया जाता, पीटा जाता, ड्रग्स दिया जाता और छेड़छाड़ की जाती, तो क्या आप यही कहती? अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायत करता और एक दिन फांसी पर लटके मिलता, तो क्या आप यही कहती? वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता को ट्वीट पर जवाब देते हुए कंगना रनौत ने करण जौहर पर निशाना साधा। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर और उनके पापा ने नहीं बनाई है, बाबा साहेब फाल्के से लेकर हर कलाकार और मजदूर ने इंडस्ट्री बनाई है। साथ ही उस फौजी ने जिसने सीमाओं को बचाया है, उस नेता ने जिसने संविधान की रक्षा की है, उस नागरिक ने जिसने टिकट खरीदा और दर्शक का किरदार निभाया। इंडस्ट्री करोड़ों भारतीयों ने बनाई है, इसलिए किसी की खुद की इस पर बपौती नहीं है, क्योंकि ये कुछ खास लोगों के बाप ने नहीं बनाई है। मुरारी सिंह हमारे सहयोगी सीधा मुंबई से जुड़े हुए हैं। मुरारी, इसकी जो लगातार जो सुशांत का मामला है, अब ड्रग्स कनेक्शन का जो मसला है वो सदन तक पहुंच गया है। रवि किशन पहले बयान देते हैं, उसके बाद आज जया बच्चन उनको सीधा घेरती हैं, कहती हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जी सुनील जी, बिल्कुल सही कहना है। अब ड्रग्स मामला कह सकते हैं कि संसद भवन तक पहुंच गया है, जहां गोरखपुर से बीजेपी विधायक अभिनेता रवि किशन ने इस पूरे मसले को अपनी जोरता के साथ रखा और कहा, उस पर जो है जया बच्चन ने जिस तरीके से ट्वीट करके जवाब दिया और सारी चीजों को कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उस पर जो है रवि किशन का एक पलटवार कह सकते हैं क्या है, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बयान जो है जया बच्चन के नहीं है, उनके पार्टी के बयान है। और रहा जिस थाली में खाया, हम भी उसी मुंबई में रहते थे, हम भी उसी इंडस्ट्री से हैं, जितना हक आपका है उतना ही हक हमारा है। तो कहीं ना कहीं ड्रग्स मामले को लेकर अब राजनीतिक सियासत भी पूरी जोर पर है। उम्मीद ये की जा रही थी कि ये मसला जो है मुंबई तक ही सीमित रहेगा, लेकिन ये मामला तो तमाम प्रोटोकॉल के बीच, तमाम नियमों और कानून के बीच चल रही संसद में भी जमकर उठ रहा है। सुशांत सिंह की मौत के बाद जो ड्रग्स की हिस्ट्री मिस्ट्री निकलकर सामने आई, ये सदन में भी पहुंच गई और इतना जरूरी हो गया कि इस पर लगातार बयानबाजियों के दौर भी शुरू हो गए हैं। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। सुशांत सिंह सुसाइड की मौत थी या हत्या, इसकी जांच शुरू हुई थी। देश की 3 बड़ी एजेंसियां मुंबई में कई दिनों से इस मामले की जांच कर रही है और वहीं अब ये पूरा जो मामला है। मुरारी, रोकूंगा आपको। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ बातें कर रहे हैं जो कि सीधे तौर पर संबोधित करते हुए सदन को सीधा लिए चलते हैं आपको। हाल ही में
लद्दाख का दौरा कर हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की थी एवं उन्हें यह संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लद्दाख जाकर अपने शूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस भी किया है। आप जानते हैं कि कर्नल संतोष बाबू और उनके 19 वीर साथियों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अध्यक्ष महोदय, कल ही सदन ने 2 मिनट मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चीन की सीमा का प्रश्न अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। हम यह मानते हैं कि यह अलाइनमेंट वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूजेस के प्रैक्टिसेस द्वारा भी हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल ज्यूरिडिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है, उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 एवं 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु इस पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान नहीं निकल पाया। जैसा कि यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। अध्यक्ष महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनिएटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखी जाएगी, जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस और बाउंड्री क्वेश्चन का कोई असर नहीं माना जाएगा। इस आधार पर वर्ष 1988 के बाद से दोनों देशों के बाइलेटरल रिलेशंस में काफी विकास हुआ था। भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ बाउंड्री मुद्दे के समाधान के बारे में भी चर्चा की जा सकती है, परंतु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इश्यूज का पूर्ण समाधान नहीं होता है, तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहेर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। इन समझौतों में भारत व चाइना एलएसी के क्लैरिफिकेशन द्वारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए भी कमिटेड हुए थे।
इसके आधार पर 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा एलएसी पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद चाइना ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई है। इसके कारण कई जगहों पर चाइना तथा भारत के बीच एलएसी परसेप्शंस में ओवरलैप है। इन क्षेत्रों में तथा बॉर्डर के कुछ अन्य इलाकों में दूसरे समझौतों के आधार पर दोनों की सेनाएं फेस ऑफ आज की स्थिति का समाधान निकालती हैं, जिससे कि शांति कायम हो। इससे पहले कि मैं सदन को वर्तमान स्थिति के बारे में बताऊं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन का एक इलेबोरेट और टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, जिसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और तीनों हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगातार कोऑर्डिनेटेड तरीके से इकट्ठा किया जाता है तथा आर्म्ड फोर्सेस से उनके डिसीजन मेकिंग के लिए भी शेयर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को इस साल की उत्पन्न परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूं। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी। इसी बीच मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंगकाला, गोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। अध्यक्ष महोदय, हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है, और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एलएसी के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमत बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के द्वारा डिसएंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमति के वायलेशन में चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है। अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे हैं। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अध्यक्ष महोदय ये अनुरोध करता हूं कि हमारे दिलेर जवानों की वीरता एवं उनके बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। एक ओर किसी को भी हमारे सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी सेंसिटिविटी भी आवश्यक है। क्योंकि हम मौजूदा स्थिति का डायलॉग के जरिए समाधान चाहते हैं और हमने चाइनीज साइड के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री एंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिस्कशंस में 3 की प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच को तय करते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया
पालन होना चाहिए। चाइनीज साइड की यह पोजीशन है कि स्थिति को एक जिम्मेदार ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए और द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वह भी यही कहते हैं। जबकि ये डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई, जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा टाइमली और फॉर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास विफल कर दिए। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उपर्युक्त घटनाक्रम से यह स्पष्ट है, चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड पूरी तरह से दिखता है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना, 1993 और 1996 के समझौतों का यह उल्लंघन है। एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का आधार है और इसे 1993 एवं 1996 के समझौते में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार भी किया गया है। जबकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इसका पूरी तरह से पालन करती हैं। चाइनीज साइड की ओर से ऐसा नहीं हुआ है। उनकी कार्रवाई के कारण एलएसी के आसपास समय समय पर फेस ऑफ्स और फ्रिक्शंस भी पैदा हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, इन समझौतों में फेस ऑफ की स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत प्रोसीजर्स और नॉर्म्स भी निर्धारित हैं। तथापि इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का पूरी तरह से उल्लंघन है। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको हमारी आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय, गौरव की अनुभूति होती है। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें सेंसिटिव ऑपरेशनल इश्यूज शामिल हैं। इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा ब्यौरा का खुलासा यदि करना चाहूं तब भी नहीं कर सकता हूं अध्यक्ष महोदय, यह हमारी एक सीमा है और मैं आश्वस्त हूं यह सदन हमारी इस सेंसिटिविटी को भी समझेगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं कोविड-19 के चैलेंजिंग समय में हमारी आर्म्ड फोर्सेस और आईटीबीपी के तेजी से डिप्लॉयमेंट हुई हैं और उनके प्रयासों को एप्रिशिएट किए जाने की जरूरत है। और यह इसलिए भी संभव हुआ है क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को काफी अहमियत दी है। सदन को जानकारी है कि पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी शुरू की है, जिनसे बॉर्डर एरिया में उनकी डिप्लॉयमेंट क्षमता भी बढ़ी है। इसके जवाब में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अपना काफी बजट बढ़ाया है, जो पहले से दोगुना से भी अधिक है। इसके फलस्वरूप बॉर्डर एरियाज में काफी रोड्स और ब्रिजेज भी बने हैं। इससे न केवल लोकल पॉपुलेशन को जरूरी कनेक्टिविटी मिली है, बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बेहतर लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिला है। ओके अध्यक्ष महोदय, इसके कारण वे बॉर्डर एरिया में अधिक अलर्ट रह सकते हैं। एक मिनट, सेक्रेटरी जनरल ट्रांसलेशन शुरू कर दें। आ रहा है, एक बार चेक कर लो। ठीक, एक बार चेक कर लें दोबारा। तो राजनाथ सिंह को आज सुन रहे थे सीधे तौर पर सदन में विपक्ष को जवाब देते हुए, और उन्होंने कहा कि सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, जो शौर्य दिखाया है, उसका सभी को सम्मान करना चाहिए, न कि लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं
उन सवालों को उठाना चाहिए, क्योंकि देश की सेना के साथ सभी को एक साथ एकजुट होकर इस तरह की बातें करनी चाहिए ताकि देश की सेना का मनोबल बढ़ सके। अगली खबर का रुख करेंगे। मुंबई में पूर्व सेना कर्मी के साथ मारपीट के मामले में आपको बता दें कि आरोपियों को दोबारा से गिरफ्तार किया गया है। सभी 6 आरोपियों को बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत से भेज दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि उधर रिटायर्ड नौसेना कर्मी मदन शर्मा ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अब वह बीजेपी और आरएसएस के साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड नेवी कर्मी मदन शर्मा ने के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें थाने से जमानत मिल गई थी। उसके बाद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े होने लगे। मदन शर्मा और उनकी बेटी ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। वहीं जब इस मामले ने तूल पकड़ लिया तो उसके बाद मुंबई पुलिस ने सुबह जाकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 452 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और दोबारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत मिली है। सभी आरोपी शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मारपीट के सभी आरोपियों को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया, उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। और ऐसे में पूर्व नौसेना अफसर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब मैं बीजेपी और आरएसएस का हूं, यानी कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आरएसएस का भी उन्होंने जिक्र किया है। मारपीट के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि एक मैसेज को फॉरवर्ड करने पर शिवसैनिक भड़क उठे थे और उन्होंने पूर्व नौसेना के इस अधिकारी की जमकर पिटाई की थी। इनको बुरी तरह से पीटा गया था और उसके बाद ये मामला लगातार सुर्खियों में आया। उसके बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन थाने से ही इन्हें जमानत मिल गई थी। लेकिन अब जब ये पूरा मामला सियासी रंग लेता हुआ नजर आया, जब देश भर से आवाज़ उठने लगी, सरकार की खूब जमकर किरकिरी होने लगी, उसके बाद आपको बता दें कि इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पूर्व नौसेना अफसर ने राज्यपाल से मुलाकात की और राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रदेश में मांग की, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब मैं बीजेपी और आरएसएस का हूं, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि अब मैं एक राजनीतिक दल का हिस्सा हूं, राजनीतिक पार्टी से मैं जुड़ चुका हूं। अब हम लोग महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया था तो उनके साथ मारपीट की गई थी। हालांकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फौरी तौर पर उन्हें जमानत मिल गई थी थाने से ही। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी मुंबई से ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, मैं आरएसएस और बीजेपी का हूं, अब महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरूंगा, ये कहना है पूर्व नौसेना के अधिकारी। और जो 6 आरोपी थे उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, अब उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। यानी कि कुल मिलाकर जो मामला तूल पकड़ा, अब उसने सियासी रंग भी लिया और उसके बाद कुछ नई नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सत्यप्रकाश, आवाज मिल रही है आपको? जी सत्यप्रकाश, ये पूर्व नौसेना के जो अफसर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अब बीजेपी और आरएसएस का हूं और अब महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरूंगा, जमकर आवाज उठाऊंगा। जैसा तो सुनील, देखिए जिस तरह से लगातार मदन शर्मा के साथ जो है बीजेपी पहले दिन से ही लगी थी, ऐसे में जिस तरह से आज जो है तमाम मुद्दों को लेकर जो है राज्यपाल से मुलाकात की है, उसके बाद से उन्होंने एक घोषणा की है कि आरएसएस और बीजेपी के जो उनका जो सोच है उसको कहीं कहीं फॉलो करने के तौर पर कहीं कहीं इस पूरे मामले में बीजेपी सपोर्ट करते हुए दिख रही है। बिल्कुल, और जो 6 आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया है, क्योंकि इस मामले में जमकर उद्धव सरकार की फजीयत कराई, किरकिरी कराई। यह तो देखिए जिस तरह से बीजेपी लगातार प्रेशर कर रही थी, उसके बाद मुंबई पुलिस ने जो है दोबारा जो है सेक्शन को ऐड किया, 452 ट्रेसपासिंग का मामला दर्ज किया। उसके बाद से देर रात करीब 2 बजे के आसपास उनको गिरफ्तार किया है, जिनको आज कोर्ट में पेश किया गया है। उसके बाद जो है कोर्ट में पेशी के दौरान जो है मुंबई पुलिस ने उनकी जो है रिमांड की मांग नहीं की थी। यही वजह थी कि उनको जो है जेसी करार दिया गया। जेसी के बाद से जो तमाम परिवार वाले थे उन्होंने तुरंत जो है बेल की रिमांड रखी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सत्यप्रकाश, और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।